नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में हमारी जो पहले की कक्षा थी, हम उसमें अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में हम विचार विमर्श कर रहे थे। तो आज की इस कक्षा में हम संक्षेप में देखेंगे कि अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनमें भर्ती की क्या पद्धति है। फिर उसके बाद में हम इसके अखिल भारतीय सेवाओं के प्रशिक्षण आदि के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, ये तो आपको अच्छे से पता है कि अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी सेवाएं हैं। अखिल भारतीय सेवाएं वो सेवाएं हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए सामान्य रूप से कार्य करती है। अगर आपसे पूछते हैं कि कौन कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो आपको बताना है कि भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा की स्थापना 1966 में हुई थी। आज हम देखते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं में जो भर्ती की पद्धति है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो सेवा वर्ग प्रशासन या कार्मिक प्रशासन का जितना भी महत्व बताया जाए वो कम है। प्रशासन की सफलता के लिए कार्मिक प्रशासन अत्यंत आवश्यक है। सेवा वर्ग प्रशासन में लोक सेवकों की भर्ती सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। वास्तव में देखा जाए तो प्रशासन की सफलता का कार्य संचालन और प्रबंध योग्य एवं कुशल लोक सेवकों पर ही निर्भर करता है। इस संबंध में ये बात एकदम सत्य है कि प्रशासनिक संरचना में भर्ती की प्रक्रिया का संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र की दृष्टि से विशेष महत्व है, क्योंकि इसके द्वारा लोक सेवाओं के स्तर तथा योग्यता निश्चित होती है और इसी पर शासन की उपयोगिता और समाज एवं शासन तंत्र के संबंध भी निर्धारित होते हैं। भर्ती ही शक्तिशाली लोक सेवा की कुंजी है, और जैसा कि ग्लेन स्टॉल ने भी कहा है कि ये संपूर्ण लोक कर्मचारियों की ढांचे की आधारशिला है। दोषपूर्ण भर्ती प्रणाली के कारण प्रशासन में स्थायी दुर्बलता आ जाती है और इसके कारण प्रशासन वास्तव में सुस्त एवं अयोग्य व्यक्तियों का आश्रय स्थल बन जाता है। अच्छी भर्ती प्रणाली का महत्व स्वयं सिद्ध है और हमें महत्वपूर्ण रूप से ये बात ध्यान रखनी है कि भर्ती के क्षेत्र में लोक प्रशासन निजी प्रशासन से बहुत भिन्न है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में भर्ती नीति का देश की संवैधानिक आवश्यकताओं तथा राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुकूल होना अत्यंत आवश्यक है। तो भर्ती का जो सामान्य अर्थ है वो यही है कि किसी कार्य के लिए व्यक्तियों को प्रतियोगिता के आधार पर किसी निर्धारित वेतन दर पर नियुक्त करना। मार्शल डिमॉक के अनुसार भर्ती का तात्पर्य सही व्यक्ति को एक विशेष काम पर लगाना है। ढेर सारे कर्मचारी प्राप्त करने के लिए विज्ञापन देना और विशेष कार्य के लिए योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की खोज ही भर्ती है। प्रोफेसर व्हाइट के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं, रिक्त स्थानों में पदों के लिए योग्य व्यक्तियों को आकृष्ट करना ही भर्ती है। तो ये अगर आपसे भर्ती के संबंध में कुछ एक परिभाषाएं पूछी जाती हैं परीक्षा में, तो आप ये दे सकते हो। आपको पता होना चाहिए भी भर्ती क्या होती है। तो हम यहाँ आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो भारत में अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के संबंध में कर रहे हैं। भारत में जो लोक सेवाओं के संगठन का मौलिक सिद्धांत आज भी लगभग वही है जो 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में नियुक्त सिविल सर्विसेज आयोग द्वारा स्थापित किया गया था। आपको ये पता होना चाहिए कि मैकाले ने की अध्यक्षता में जो सिविल सर्विस आयोग स्थापना की गई थी उसने क्या क्या बातें महत्वपूर्ण रूप से बताई थी। मैकाले ने कहा था कि लोक सेवाओं में भर्ती होने वाले कर्मचारियों का आधार योग्यता होना चाहिए, जिसकी स्थापना प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। दूसरी बात ये कही गई थी कि प्रतियोगी परीक्षाएं उन विषयों में होनी चाहिए जिनका अभ्यर्थियों ने विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक कक्षाओं में अध्ययन किया हो। तीसरी बात मैकाले ने कही थी कि परीक्षाओं में अंकों का विभाजन होना चाहिए। जो अभ्यर्थी परीक्षाओं में अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक कार्य करता है वह भविष्य में भी अच्छा काम करेगा और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सिद्ध हो सकता है। तो ये कुछ एक आधार थे चयन के, आज भी यही आधार बने हुए हैं। भर्ती करने वाले यंत्र का संगठन इस प्रकार का होना चाहिए कि वह राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रह सके। तो अर्थात कुल मिलाकर के उनका जोर इस बात पर था कि वो योग्य व्यक्तियों को सिस्टम के अंदर ला सके, योग्य व्यक्तियों की भर्ती हो सके। अब 1979 तक सेवाओं में भर्ती कैसे रही, तो उपयुक्त सिद्धांत आज तक हमारे प्रशासकीय संगठनों और कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है। प्रतियोगी परीक्षा भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा आदि अनेक सेवाओं के लिए होती है। 1979 के पूर्व इन सेवाओं को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। पहली जो श्रेणी थी उसमें केवल 2 सेवाओं को शामिल किया गया था, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा थी। दूसरी श्रेणी में भारतीय पुलिस सेवा और तीसरी श्रेणी में जो संघीय सेवाएं थी अन्य।
जिसमें केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए भी कुछ एक सेवाएं उसमें शामिल थी। लेकिन 1979 में कुछ सुधार किए गए थे, तो उनके अनुसार इन श्रेणियों को फिर समाप्त कर दिया गया। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इस परीक्षा में एक तो ऊंचे स्तर का लिखित परीक्षण होता है और दूसरा व्यक्तिगत साक्षात्कार के रूप में संघ लोक सेवा आयोग, जैसे यूपीएससी भी कहा जाता है, जो नई दिल्ली में है, वो व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। प्रथम परीक्षा का उद्देश्य तो बुद्धि एवं विद्योचित ज्ञान का परीक्षण करना होता है और द्वितीय परीक्षण द्वारा व्यक्तित्व एवं आचरण संबंधी गुणों को जानने का प्रयास किया जाता है। तो 1979 के पूर्व परीक्षा योजना के दो भाग थे। भाग ए में ऐसे आवश्यक विषय थे जो प्रत्येक अभ्यर्थी को लेने होते थे, जिसमें 150 अंकों के 3 प्रश्न पत्र होते थे, सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी तथा लेख। और भाग ब के अंतर्गत वैकल्पिक विषय होते थे, जिनमें कोई भी अभ्यर्थी अपनी इच्छा के अनुसार अपने विषयों का चयन कर सकता था। प्रत्येक प्रश्न पत्र में उस समय 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक था, तभी साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता था और साक्षात्कार उस समय 300 अंक का होता था। अब इन भर्ती प्रणालियों की मतलब बहुत आलोचना भी की जाती है कि भाई साक्षात्कार की पद्धति विश्वसनीय नहीं है, दिए जाने वाले अंक किस सीमा तक ठीक है, ये भी संदेहजनक होता है। ये बात भी हमें स्वीकार करनी पड़ती है कि संयोग और भाग्य जैसे तत्वों की भी काफ़ी गुंजाइश रहती है। साक्षात्कार मंडल के सदस्यों, परीक्षकों की बदली हुई मनस्थिति, अभ्यर्थियों से पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति, अंतर आदि बहुत सी बातों पे काफ़ी चीज़ें निर्भर करती है। और वैसे भी 15 से 20 मिनट के वार्तालाप के आधार पर हम किसी व्यक्ति का जजमेंट कर नहीं सकते हैं। उसका एक तथ्यात्मक मूल्यांकन, तुलनात्मक मूल्यांकन बहुत संभव नहीं हो पाता। साक्षात्कार क्या होगी, आवश्यकता से ज़्यादा व्यक्तिगत होते हैं। हॉबी के बारे में पूछा जाता है। अब मान लो व्यक्ति की हॉबी वही है, साक्षात्कार देने वाले की हॉबी वही है, पूछने वाले की हॉबी अगर सेम है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में एक स्वतः एक ऐसा प्रकार का वो बन जाता है रिलेशन। तो इस प्रकार से जो भर्ती की ये प्रणाली है, इसकी ये आलोचनाओं से मुक्त नहीं है। फिर बाद में इसमें धीरे धीरे काफ़ी चेंज भी आया। कोठारी समिति की स्थापना की गई, उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए, उसके तहत चीज़ें बदली गई। भर्ती की आयु में भी परिवर्तन आता रहा है। वर्तमान में भर्ती में काफ़ी चेंज किए गए हैं। अब सीटेट का आयोजन होता है, जिसमें वैकल्पिक विषयों को समाप्त कर दिया गया प्रारंभिक परीक्षा में, और सामान्य ज्ञान और कुछ एक तुलनात्मक या कहना रीजनिंग की तरह के क्वेश्चन आते हैं। मुख्य परीक्षा में पेपर होते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि लोक सेवा आयोग में काफ़ी धीरे धीरे चेंज आते रहे हैं। सतीश चंद्र समिति की सिफारिशों के आधार पर बाद में परिवर्तन किए गए। तो इस तरह से जो भर्ती की प्रणाली है वह परिवर्तनोन्मुख रही है, उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन आते रहे हैं। और वैसे भी देखा जाए तो भारत जैसा जो विकासशील देश में, उसमें पुरानी भर्ती पद्धति में सुधार की आवश्यकता भी है। इसमें विकसित राज्यों की जो नवीनता वाली भर्ती पद्धति है उसको अपनाना चाहिए। भर्ती के संबंध में नए विचारों और नई खोजों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारी लोक सेवा समय के साथ चले, आगे बढ़े, तो उसमें तकनीकी विशेषज्ञों तथा अन्य प्रकार के विशिष्ट पदों पर नियुक्ति के समय अलग से विशेषज्ञ व्यक्तियों का एक बोर्ड होना चाहिए। अलग से एक बोर्ड होना चाहिए जिससे कि वह सही उम्मीदवारों का चयन कर सके। इसके अलावा भर्ती प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोगों का विश्वास हो। आजकल भर्ती प्रणाली में लोगों का बहुत कम विश्वास है। कोई भी व्यक्ति मिल जाता है वो अविश्वास प्रकट करता है। खास करके आपने देखा होगा कि राजस्थान में जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, तो इसके अधिकतर मामले कोर्ट में चलते रहते हैं और ये भर्ती प्रणाली समय पे नहीं हो पाती। भर्ती में गत्यात्मकता भी होनी चाहिए, जैसे तेज़ी से हो रहे नवीन परिवर्तनों के अनुकूल लोक सेवकों का चुनाव किया जा सके। ऐसा करके हम क्या कर सकेंगे, हमारी जो वर्तमान भर्ती पद्धति है उसमें हम अगर सुधार करते हैं, उसे अधिक सामयिक बनाते हैं, अधिक उपयोगी बनाते हैं, अधिक आदर्श बनाते हैं, तो ऐसी सेवा तुलनात्मक रूप से आम जनता की ज़्यादा आम जनता के लिए ज़्यादा कार्य कर सकती है वो सेवाएं। तो इस तरह से लोक सेवाओं में निरंतर सुधार होते रहे हैं भर्ती पद्धति में, और आगे भी इसमें सुधार होते रहेंगे जो समय की आवश्यकता भी है। और इन सुधारों के माध्यम से ही हम एक ठोस भर्ती पद्धति की स्थापना
कर सकते हैं, जिससे एक सुदृढ़ देश का ढांचा खड़ा हो सकता है। धन्यवाद।